नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। चीन में एससीओ रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर साधा निशाना। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा, आतंकवाद के केंद्र में अब सुरक्षित नहीं, हम निशाना बनाने में नहीं करेंगे संकोच। लगभग 28 घंटे की यात्रा के बाद आज शाम 4:30 बजे आईएसएस पर डॉक करेगा ड्रैगन अंतरिक्ष यान। कैप्सूल में भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला सहित 4 एस्ट्रोनॉट्स एक्सियोम 4 मिशन पर। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में टेम्पो ट्रेलर के नदी में गिरने से 3 लोगों की मौत, 8 यात्रियों को सुरक्षित बचाया गया। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी। ईरानी संसद ने आईएईए के साथ परमाणु सहयोग निलंबित करने वाले विधेयक को दी मंजूरी। अब आईएईए को जांच के लिए ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से लेनी होगी अनुमति। वियतनाम में आयोजित हुई कुश्ती की एशियन अंडर 17 रेसलिंग चैंपियनशिप में बजा भारतीय महिला पहलवानों का डंका। चीन और जापान को पछाड़ पहला स्थान किया हासिल। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज चीन के किंगदाओ में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। 2 दिनों तक चलने वाली एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत, चीन, रूस और कई मध्य एशियाई देशों को शामिल करने वाला एससीओ क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहयोग और संवाद पर केंद्रित है। बैठक में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी प्रयासों और एससीओ सदस्य देशों के रक्षा मंत्रालयों के बीच सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। पाकिस्तान समर्थित सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत के कूटनीतिक प्रहार के अनुरूप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आतंकवाद से निपटने के लिए सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एससीओ बैठक में संगठन के सिद्धांतों के प्रति भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को रेखांकित करेंगे। इसके अलावा वे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा प्राप्त करने की दिशा में भारत के दृष्टिकोण पर भी जोर देंगे। राजनाथ सिंह के क्षेत्र में आतंकवाद और उग्रवाद को खत्म करने के लिए संयुक्त और सतत प्रयासों का आह्वान करने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कल चीन के किंगदाओ हवाई अड्डे पर पहुंचने पर चीन में भारतीय राजदूत प्रदीप कुमार रावत ने उनका स्वागत किया। रणनीतिक दृष्टिकोण से रक्षा मंत्री का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलासोव से चीन के किंगदाओ में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत रूस रक्षा संबंधों के अलावा क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। ये मुलाकात शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक से इतर हुई है। और इसी पर हमारे संवाददाता विशाल आपको बता दें कि जिस तरह से ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण रही है और इस बैठक में रक्षा क्षेत्र को किस तरह से और ज़्यादा मजबूत करना है, इस पर साफ तौर पर सभी लोगों का यहाँ पर ध्यान रखा गया है और ध्यान केंद्रित भी किया गया है। आतंकवाद के खिलाफ किस तरह से लगातार जो मुंहतोड़ जवाब देने की जो कार्रवाई है, उस पर आगे की रणनीतियां यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। इसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब यहाँ पर उन्होंने अपना संबोधन दिया तो उन्होंने तमाम महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसको आगे बढ़ाते हुए वैश्विक पटल पर विश्व के तमाम जो देश हैं वो साथ आएंगे और आने वाले समय में आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के किंगदाओ में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में पाकिस्तान और चीन को आतंकवाद को लेकर जमकर सुनाया। उन्होंने कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेते रहेंगे और निर्दोष का खून बहाने वालों को नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी इस अहम बैठक में मौजूद थे।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में तल्ख रिश्तों के बीच दोनों नेता पहली बार किसी मंच पर एक साथ नजर आए। पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने सीमा पार आतंकवादी हमले को रोकने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। रक्षा मंत्री ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। The pattern of the Pahalgam terror attack matches with LET's previous terror attacks in India. In exercising its right to defend against terrorism and preempt as well as deter further cross-border terrorist attacks, India on 7th May 2025 successfully launched Operation Sindoor to dismantle cross-border terrorist infrastructure. We reiterate the need to hold the perpetrators, organizers, financiers, and sponsors of reprehensible acts of terrorism, including cross-border terrorism, accountable and bring them to justice. Any acts of terrorism are criminal and unjustifiable regardless of their motivation, whenever, wherever, and by whomsoever committed. SCO members must condemn this evil unequivocally. और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जो लोग आतंकवाद को अपने संकीर्ण और स्वार्थी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि एससीओ सदस्य देशों को ऐसे देशों की निंदा करनी चाहिए जो आतंकवादियों को पनाह देते हैं। It is imperative that those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such nations. India's zero tolerance for terrorism is manifest today through its actions. This includes our right to defend ourselves against terrorism. And we have shown that epicenters of terrorism are no longer safe and we will not hesitate to target them. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एससीओ के रैट्स मैकेनिज्म का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमें अपने युवाओं में कट्टर पंथ को फैलने से रोकने के लिए भी सक्रिय कदम उठाने चाहिए। साथ ही उन्होंने आतंकवादियों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली तकनीक के खिलाफ रणनीति बनाने पर जोर दिया। We should also take proactive steps to prevent the spread of the radicalization among our youth. The RATS mechanism of SCO has played a significant role in this regard. The joint statement of the Council of SCO heads of state on countering radicalization leading to terrorism, separatism and extremism issued during India's chairmanship symbolizes our shared commitment. Excellency, we should seek to counter the technology used by terrorists, including drones for cross-border smuggling of weapons and drugs. In our interconnected world, traditional borders are no longer the sole barriers against threats, and instead we face an intricate web of challenges that range from transnational terrorism and cyber attacks to hybrid warfare. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत मध्य एशिया के साथ अपना संपर्क बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए सदस्य देशों को एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना होगा। India is committed to increasing its connectivity with the Central Asia. Better connectivity not only enhances mutual trade but also fosters mutual trust. However, in these efforts, it is essential to uphold the basic principles of the SCO Charter, particularly respecting the sovereignty and the traditional integrity of member states.
तो तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कही है। बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है और क्या संदेश इससे पूरी दुनिया में जाता हुआ नजर आता है, आइए ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। विशाल बैरिस्टो हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। विशाल, साफ तौर पर कहें तो जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसके खिलाफ लगातार पूरी दुनिया एक साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। आतंकवाद पर करारी चोट करने के लिए ये कितना कारगर साबित होगा? देखिए, एससीओ के जो समिट है वो कई मायनों में बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये दुनिया का 40% जो है पॉपुलेशन उसको कवर करती है और 10 देश जिसके अंदर रूस, चीन, पाकिस्तान, भारत शामिल है, इसके मेंबर है। और ऐसे मौके पर ये एससीओ हो रहा है जब भारत ने अभी भी ऑपरेशन सिंदूर को कॉल ऑफ नहीं किया है और भारत ने ये साफ कर दिया है कि उसकी जो ज़ीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो जारी रहेगी। इसका साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि रक्षा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जॉइंट डिक्लेरेशन साइन भी करने से मना कर दिया क्योंकि उसमें पहलगाम अटैक का कोई मेंशन नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ा झटका होगा एससीओ के लिए। और हम सब जानते हैं कि एससीओ का फाउंडिंग मेंबर है चाइना और चीन के अंदर ये एससीओ समिट हो रही है जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि कोई भी किसी भी तरह का इंटरेक्शन पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के साथ नहीं होगा। हालांकि रूस के रक्षा मंत्री के साथ हमारे रक्षा मंत्री ने मुलाकात की है, लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के साथ कोई मुलाकात एससीओ के दौरान नहीं होगी, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। तो ये जो पूरा जो फोकस था, भारत ने पुरजोर तरीके से पहलगाम का मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की बदलती दुनिया में जबकि नए नए टेक्नोलॉजी आ गई है, हाइब्रिड वॉरफेयर का ज़माना है, ऐसे के अंदर कोई सुपर पावर भी आज सुरक्षित नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि हम सबको एकजुट होकर काम करना होगा। इसी के साथ ही राजनाथ सिंह ने रैट्स का भी हवाला दिया। रैट्स यानी कि रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, और वो जो है वो एससीओ का पार्ट है। और भारत जब इसकी अध्यक्षता कर रहा था उस पर एक जॉइंट डिक्लेरेशन साइन हुआ था, रक्षा मंत्री ने उसका भी हवाला दिया और कहा कि कैसे भी आप किसी भी नॉन स्टेट एक्टर यानी कि आतंकवादी संगठनों को या फिर स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म को बढ़ावा देकर एक सिक्योर्ड वर्ल्ड की कल्पना नहीं कर सकते। हमको सबको एकजुट होकर काम करना होगा। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये साफ कर दिया कि पाकिस्तान का नाम लिए बिना कि पाकिस्तान की वजह से ही भारत को ऑपरेशन सिंदूर से आतंकवादी जो है पाकिस्तान के अंदर उनके जो ठिकाने हैं उन पर हमला करना पड़ा और हमले जारी रहेंगे और आगे भी जारी रहेंगे क्योंकि भारत अपनी जो है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी उसकी रक्षा करने के लिए पूरी तरह से तत्पर है और उसकी जिम्मेदारी भी है। रक्षा क्षेत्र में विशाल अगर बात करें तो क्षेत्रीय अखंडता को किस तरह से बरकरार रखते हुए आने वाले समय के लिए एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है, क्योंकि ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। तमाम रक्षा मंत्री इस बैठक में शामिल हुए हैं, तमाम नीतिगत निर्णय यहाँ से लिए जा रहे हैं। किस तरह से आने वाले समय में रक्षा क्षेत्र को और ज़्यादा मजबूती इस पूरी बैठक के जरिए मिलती हुई नजर आएगी? देखिए, रोड मैप तब बनेगा जब उस पर जॉइंट डिक्लेरेशन साइन होगा। जॉइंट डिक्लेरेशन पे राजनाथ सिंह जो इंडिया एक इंपॉर्टेंट मेंबर है एसयू का, उन्होंने सिग्नेचर नहीं किए हैं। और ऐसे में एक रोड मैप तैयार करना, जब आप बात कर रहे हैं रीजनल सिक्योरिटी, आप कैसे ब्लूप्रिंट तैयार कर सकते हैं जब आप ने आतंकवाद को का मुद्दा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पहलगाम का मुद्दा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है और पूरी दुनिया ने देखा और भारत ने पूरी दुनिया में अपने अलग अलग डेलीगेशंस भेजे थे और पूरी दुनिया को इस बात से बाखबर किया था कि क्यों भारत को ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा। और ऐसे में जब आप रीजनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो अब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को निशाना बनाए बिना, इंटेल इन्फो शेयर करे बिना और उसके लिए सबसे पहले फंडिंग को रोके बिना, अगर आप इसके लिए सीरियस नहीं हैं तो एससीओ का जो पूरा जो उसका जो ध्येय है वो एक तरह से फेल हो जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा देखना कि किस तरह से एससीओ की अगर हम बात करें तो किस तरह से वो बात आगे बढ़ती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने रशियन काउंटर पार्ट के साथ मुलाकात की है और उसकी डिटेल्स अभी कुछ देर में हमारे पास आ जाएगी। तो उसको लेकर आगे देखना होगा कि किस तरह से रशिया इस पूरे मामले को देखता है, क्योंकि रशिया भारत का एक लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनर रहा है, भरोसेमंद साथी रहा है। और रशिया, अगर हम मिलिट्री सेटअप की बात करें, हमारे रक्षा सौदों की
की बात करें उसमें भी हमारा इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है। इस पूरे मामले में चीन और पाकिस्तान का रुख पूरी दुनिया ने देखा किस तरह से चीन ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। ऐसे में एससीओ के अंदर अगर आप आतंकवाद जैसे मुद्दे को दरकिनार करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ब्लूप्रिंट कुछ बन पाएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि भारत ने पुरजोर तरीके से पूरी दुनिया को ये बात बता दी है कि अगर आज हमारे घर पर हमला हुआ है और हमने उसका जवाब भी दिया है तो आपका घर भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अब हाइब्रिड वॉरफेयर का ज़माना है, साइबर अटैक हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अभी आपको जागना होगा, अभी वक्त नहीं है कि आप इस पे पॉलिटिक्स करें। बिल्कुल विशाल, रक्षा मंत्री ने यहाँ पर दो टूक कहा है। ऐसे में साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि आतंकवाद और शांति समृद्धि एक साथ नहीं चल सकते, यानी कि साथ साथ नहीं चल सकते। ये जो मैसेज है ये कितना बड़ा आने वाले समय के लिए एक पॉजिटिव एस्पेक्ट को आगे बढ़ाता हुआ नजर आता है कि आतंकवाद हो या इसके अलावा जो कट्टरपंथी हैं उनके खिलाफ, उनके जो पूरा गिरोह है उसके खिलाफ आगे बढ़ने के लिए कितना बड़ा मैसेज पूरी दुनिया में देता है जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस तरह की दो टूक करते हैं। देखिए, ये एक बहुत बड़ा मैसेज इसलिए है क्योंकि अब पूरी दुनिया को ये बात समझ आ रही है कि अगर आप नॉन स्टेट एक्टर्स को बढ़ावा देंगे और उनके हाथों की कठपुतली बनेंगे तो आग आपके उसकी आंच जो आप आग दूसरे के घर में लगाने की कोशिश कर रहे हैं उसकी आंच आपके घर में भी आएगी और आपका घर भी सुरक्षित नहीं है। क्योंकि आजकल कोई भी टेरिटोरियल बाउंड्रीज ये डिसाइड नहीं करती हैं कि कौन सा देश किस तरफ है। और राजनाथ सिंह ने ये साफ कहा कि जो हमारी जोग्राफिकल बाउंड्रीज है वो बेमानी हो गई हैं आजकल के हाइब्रिड वॉरफेयर के ज़माने में। साइबर अटैक आप कहीं से भी बैठ के कर सकते हैं, और अगर ऐसे में आप इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का फंडिंग नहीं रोकते हैं, आप उनको बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं और आप स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म करते हैं, यानी कि आप दूसरे अपने पड़ोसी के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने की बार बार कोशिशें करते हैं, उसको पनपाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में कोई भी सुरक्षित नहीं है और बातचीत और आतंकवाद दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। ये साफ कर दिया रक्षा मंत्री ने। निश्चित तौर पर विशाल, ये तमाम बड़ी बातें आज वहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कही है और साफ तौर पर जो संदेश है पूरी दुनिया के लिए है कि एक साथ मिलकर ही आगे बढ़ना है और किस तरह से आने वाले समय में इसका मुकाबला भी करना है। उसके लिए भी आने वाले समय में हम देख पाएंगे कि बड़ा रोड मैप तैयार होगा जिसकी तस्वीर समय के साथ और साफ होती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, तमाम जानकारियाँ हमसे साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द हाजिर होते हैं। MDH बिरयानी मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक्सियोम 4 मिशन क्रू के चारों यात्री इस समय 14 दिन के मिशन पर अंतरिक्ष में हैं और ये सभी लो अर्थ ऑर्बिट में जाएंगे और ISS के हार्मनी मॉड्यूल के स्पेस फेसिंग पोर्ट पर आज डॉक करेंगे। लगभग 28 घंटे की यात्रा के बाद एक्सियोम 4 मिशन को लेकर ड्रैगन अंतरिक्ष यान भारतीय समय के मुताबिक आज शाम 4:30 बजे ISS पर डॉक करेगा। डॉकिंग का मतलब है ड्रैगन अंतरिक्ष यान का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने के बाद उससे जुड़ जाना। मिशन क्रू के चारों सदस्य इस दौरान 60 एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। 14 दिनों के दौरान शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम भारतीय सुपर फूड जैसे मूंग और मेथी, अलगी और सूक्ष्म जीवों पर रिसर्च करेंगे। ये सभी प्रयोग भारत के वैज्ञानिकों ने तैयार किए हैं। साथ ही शुभांशु मानव शरीर पर अंतरिक्ष के असर को लेकर भी अध्ययन करेंगे। वे अपने साथ जॉय नाम का एक सफ़ेद हंस जैसा खिलौना भी लेकर गए हैं जो वहाँ शून्य गुरुत्व वाले माहौल को दिखाने में मदद करेगा। वो इस मिशन के दौरान छात्रों और लोगों से जुड़ने के लिए बातचीत भी करेंगे। ये आज तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर आयोजित सबसे अधिक शोध और विज्ञान से संबंधित गतिविधियां होंगी। अंतरिक्ष मिशन एक्सियोम 4 की सफलता के लिए देश भर में पूजा पाठ का दौर चल रहा है और इसी क्रम में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में अंतरिक्ष मिशन एक्सियोम 4 की सफलता के लिए विशेष भस्म आरती का आयोजन किया गया। इस अनूठी आरती में भगवान शिव से मिशन की मंगल कामना की गई। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के सुरक्षित वापसी और सफल मिशन के लिए श्रद्धालुओं ने विशेष प्रार्थना की है।
और वक्त यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे ये खुशबू दे ये तीखा ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल देर शाम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें आगामी पर्व व त्योहारों के मद्देनजर कानून व्यवस्था, सौहार्दपूर्ण वातावरण और जन सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि सभी आयोजन श्रद्धा, सुरक्षा और समरसता के साथ संपन्न हो। इसके लिए प्रशासनिक मशीनरी को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ कार्य करना होगा। 11 जुलाई से 9 अगस्त तक पवित्र श्रावण मास रहेगा, जिसके दौरान पारंपरिक कावड़ यात्रा, शिवरात्रि, नागपंचमी और रक्षाबंधन जैसे पर्व मनाए जाएंगे। और इसी अवधि में 27 जून से 8 जुलाई तक जगन्नाथ रथ यात्रा और जुलाई में मुहर्रम है। कावड़ यात्रा के शांतिपूर्ण और गरिमामय आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री ने विशेष निर्देश दिए हैं। त्योहारों में उल्लास बना रहे, कोई शरारत ना पनपे, भड़काऊ नारे, हथियार प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं, जातीय संघर्ष फैलाने की हो रही साजिश और अराजक लोगों को बेनकाब करें। कौशाम्बी, इटावा, औरैया की घटनाओं पर मुख्यमंत्री साफ तौर पर गंभीर नजर आ रहे हैं। कार्रवाई के लिए शासन से आदेश की प्रतीक्षा ना करें, इस तरह की बात भी निर्देश जो है वो निकलकर सामने आए हैं। तो कानून सम्मत कार्रवाई करें। डीजे, ताजिया और रथ की ऊंचाई तय समय सीमा से अधिक ना हो। डीजे, ढोल, ताशे की ध्वनि की सीमा तय होगी। शोभा यात्राओं, जुलूसों के लिए पेड़ काटना या गरीबों का आश्रय हटाना स्वीकार नहीं होगा। ये तमाम निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए हैं। कावड़ यात्रा मार्ग पर खुले में मांस बिक्री ना हो, ओवर रेटिंग पर सख्ती हो और इसके अलावा संचालक को लिखना होगा अपना नाम। तो ये तमाम बातें और जो निर्देश हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। कौशाम्बी, इटावा, औरैया की घटनाओं पर मुख्यमंत्री गंभीर हैं। कार्रवाई के लिए शासन से आदेश की प्रतीक्षा ना करें, ये भी निर्देश दिए गए हैं और त्वरित कार्रवाई हो, इसका भी यहाँ पर जो आश्वासन है वो दिया गया है तत्परता से, और कानून सम्मत कार्रवाई की जाए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसको लेकर सजग हैं और अभी से ये निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें डीजे, ताजिया और रथ की ऊंचाई तय सीमा से अधिक ना हो। डीजे, ढोल, ताशे की ध्वनि की सीमा तय होगी। तो ये तमाम निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। शोभा यात्राओं, जुलूसों के लिए पेड़ काटना या गरीबों का आश्रय हटाना स्वीकार नहीं होगा। कावड़ यात्रा मार्ग पर खुले में मांस बिक्री नहीं होगी। तो अभी से जो त्यौहार आ रहे हैं उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में एक बड़ा हादसा हो गया। घोल तीर में यात्रियों से भरी एक टेम्पो ट्रैवलर अनियंत्रित होकर अलकनंदा नदी में गिर गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। ये यात्री रुद्रप्रयाग से ऊपर जा रहे थे। वाहन में 18 लोगों के सवार थे, जिनमें से 8 लोगों को बचाकर अस्पताल भेज दिया गया। बाकी लोगों की खोजबीन जारी है। घटनास्थल पर SDRF, पुलिस बल और स्थानीय प्रशासन की टीमें समन्वित रूप से राहत कार्यों में जुटी हुई हैं। संपूर्ण अभियान वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में संचालित किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग के पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे ने बताया है कि अब तक 8 घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है, जबकि 3 शव भी बरामद किए गए हैं। हादसे में 9 लोगों के लापता होने की सूचना है। तो रुद्रप्रयाग से कुलदीप राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, अभी क्या मौजूदा स्थिति वहां पर बताई जा रही है और किस तरह से जो प्रशासन है वो मुस्तैदी के साथ काम करता हुआ नजर आ रहा है? देखिए गौरव, सुबह 7:30 बजे ये घटना हुई। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर घोलतीर के पास अलकनंदा नदी में एक मिनी बस यात्रियों से भरी हुई थी और ये अलकनंदा नदी में अनियंत्रित होकर गिर गई थी। सूचना पर SDRF, BDRF, स्थानीय पुलिस और ITBP के जवान मौके पे पहुंचे और रेस्क्यू अभियान शुरू किया।
अभी तक 8 लोगों को, घायलों को बचा लिया गया है। उनको जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग पहुंचा दिया गया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। 3 शव भी मौके से बरामद किए गए हैं और अभी जो लापता है वो 9 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। ये यात्री महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और हरिद्वार के बताए जा रहे हैं। अभी तक जो कुल 9 यात्री हैं उनकी मिसिंग चल रहे हैं। अलकनंदा नदी के तेज बहाव में शायद ये बह गए हैं। हालांकि आजकल मानसून सत्र होने की वजह से अलकनंदा नदी का जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि उसमें जो ये मिनी बस है वो दिखाई नहीं दे रही है, पूरी तरह से नदी में समाई हुई है। उसके बावजूद भी जो जल पुलिस है और अन्य सुरक्षा से जुड़ी हुई एजेंसियां हैं, ये लगातार राहत बचाव के कार्यों में जुटे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सभी जो इस हादसे में अभी लापता चल रहे हैं उनकी ढूंढ खोज कर उनको सकुशल बताया जा सके। फिलहाल अस्पताल में 4 लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। बाकी सभी का उपचार जिला चिकित्सालय में चल रहा है। रुद्रप्रयाग के जो एसपी हैं उन्होंने भी ये जानकारी दी है कि अभी लगातार मौके पे जो राहत और बचाव का कार्य है वो जारी है। ऐसे में कुलदीप, अभी प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं वो किस तरह से नजर आ रही हैं और किस तरह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको अंजाम दिया जा रहा है? देखिए, क्योंकि पहाड़ी ये इलाका है, रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर इन दिनों यात्रा भी चल रही है। लगातार मानसून का समय होने के कारण जगह जगह पत्थर, लैंडस्लाइड होने का खतरा भी लगा रहता है। हालांकि ये वाहन बताया जा रहा है कि हरिद्वार से ये चला था और शायद ये रात भर इसने ट्रेवल किया है। प्रथम दृष्टया ये माना जा रहा है कि जो हादसे की वजह रही है वो नींद की झपकियां आना रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो तमाम सुरक्षा से जुड़ी हुई एजेंसियां जैसे ही इस हादसे की जानकारी मिली तत्काल मौके पे पहुंचे और क्योंकि नजदीकी वहां पे एसडीआरएफ और पुलिस हेडक्वार्टर है तो इस वजह से भी वहां पे तत्काल राहत बचाव के कार्य शुरू किया गया। लेकिन पानी का जलस्तर काफी ज्यादा होने के कारण जरूर थोड़ा जल पुलिस को मुश्किलें आ रही है, लेकिन उसके बावजूद लगातार जो सर्च अभियान है वो जारी है। तो निश्चित तौर पर अभी वहां पर घायलों की जो स्थिति है वो तो दयनीय बनी हुई है। इसके अलावा प्रशासनिक अमला अभी और कौन कौन सा एक्शन मोड में यहाँ पर आगे एक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है और किस तरह से जो राहत का कार्य है वो लोगों तक पहुंचाया जाए, उसके लिए क्या कुछ नई स्ट्रेटेजी बनाई गई है? देखो, क्योंकि शुरुआती रूप में यहाँ पे एसडीआरएफ के जवान वहाँ पे तत्काल राहत बचाव के कार्य लगे थे, लेकिन गौचर में आईटीबीपी का जो सेना के जवान हैं वो भी नजदीक है, तो इसलिए सेना की मदद भी यहाँ पे ली गई। आईटीबीपी के जवान भी यहाँ पे लगातार राहत और बचाव के कार्यों में लगे हैं। इसके साथ डीडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार राहत बचाव का कार्य कर रही है। और क्योंकि मुश्किल इसलिए है कि पानी का जल स्तर बहुत ज्यादा है अलकनंदा नदी में, क्योंकि मानसून सत्र इन दिनों रहता है। जब भी पहाड़ों में मानसून आता है तो उसके बाद जो तमाम छोटी बड़ी नदियां हैं वो अपने उफान पर रहती हैं और यही कारण है कि थोड़ा मुश्किलें जरूर आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद ये रस्सियां और तमाम जो संसाधन हैं वहाँ पे झोंके जा रहे हैं ताकि जो भी इस हादसे में लापता चल रहे हैं उनको सकुशल बताया जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, जल्द हाजिर होता है। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। कुल्लू में बाढ़ के बाद अब धर्मशाला में भी हालात खराब हैं। जिले के खनियारा मुड़ीडी खड्ड का जलस्तर कल अचानक बढ़ गया, जिससे आए तेज बहाव में एक क्रशर में काम कर रहे कई मजदूर बह गए। कम से कम 2 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। कुछ लोग अभी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। व्यक्ति हमें उसमें डेड मिले, जिनकी डेड बॉडी रिकवर हो गई है। इसके अलावा 6 लोग मिसिंग है, जिनका जो तलाशी अभियान है वो हमें कंटिन्यू करना है। और एक व्यक्ति जो है वहाँ से बच के आई विटनेस के हिसाब से जंगल की तरफ चला गया था, उसको हम रेस्क्यू करने के लिए अलग से कैंपेन चलाएंगे।
और वहीं हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश के कारण प्रदेश में नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में मंडी जिले में जलस्तर बढ़ने पर पंडो डैम के 3 गेट खोल दिए गए हैं। कुल्लू जिले की सेंज घाटी में बादल फटने की घटना के बाद ब्यास नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। फिलहाल डैम से 28,725 क्यूसेक पानी प्रति सेकंड छोड़ा जा रहा है। डैम में 33,011 क्यूसेक पानी प्रति सेकंड पहुंच रहा है। ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने से मंडी शहर के प्रसिद्ध पंचवक्त्र महादेव मंदिर की पौड़ियों तक पानी पहुंच गया है। जिला प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और लगातार निगरानी की जा रही है। मंडी जिला प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे ब्यास नदी के किनारे ना जाएं और किसी भी स्थिति में सतर्क रहने को भी कहा गया है। ओडिशा के संबलपुर में कई जगहों पर बारिश हुई है। मौसम विभाग ने ओडिशा समेत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पूर्वी गुजरात, केरल, पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने का अनुमान लगाया है। हरियाणा में मानसून सक्रिय हो चुका है, जिसके बाद से ही बारिश का दौर शुरू हो गया है। आज भी हरियाणा के 22 जिलों में बारिश की संभावना है, जिससे तापमान में भारी गिरावट की संभावना है और लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। कल हरियाणा के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हुई है और जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। अंबाला में भारी बारिश के कारण जल जमाव की स्थिति देखने को मिली। कल हरियाणा के पलवल में अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और सबसे कम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस यमुनानगर जिले में दर्ज किया गया। गुजरात में मानसून ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। सूरत समेत राज्य के 26 जिलों में भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। गुजरात के नवसारी में लगातार हो रही बारिश के चलते कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। वहीं मौसम विभाग ने आगामी दिनों में और भीषण बारिश की चेतावनी दी है। दिल्ली में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में जबकि उत्तर प्रदेश में शनिवार तक मानसून के आने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने पूर्वांचल, बुंदेलखंड समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की है, जबकि दिल्ली में मौसम विभाग ने आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 महिला नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। महिला नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। तलाशी के दौरान एक इंसास राइफल और दूसरे हथियार भी बरामद किए गए हैं। बिहार सरकार ने छठ, होली, दीपावली और दुर्गा पूजा के अवसर पर आने वाले लोगों को सहूलियत दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर जानकारी दी कि बिहार से जुड़े अंतर्राज्यीय मार्गों पर सरकार नई 299 एसी और नॉन एसी बसों की परिचालन कराने जा रही है। 24 जून को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इसे स्वीकृति भी दे दी गई है। राज्य सरकार 75 वातानुकूलित और 74 डीलक्स बसों की खरीद पर लगभग 106 करोड़ रुपए खर्च करेगी। साथ ही लोक निजी भागीदारी के अंतर्गत भी 150 अतिरिक्त एसी बसों का परिचालन करेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि बिहार सरकार त्योहार पर केंद्र सरकार से और अधिक विशेष ट्रेन चलाने का अनुरोध करेगी, जिससे यात्री सुविधापूर्वक अपने घर पहुंच सकेंगे। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में बिहार से दिल्ली जा रही डबल डेकर बस आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसे का शिकार हो गई। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर माइलस्टोन 103 के पास हुए हादसे में 2 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 50 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में उनका इलाज जारी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय 26 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों के सेवन और अवैध तस्करी विरोधी दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है। भारत भी नशा मुक्त समाज की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए तैयार है और इस वर्ष की वैश्विक थीम ब्रेकिंग चेन सभी के लिए रोकथाम, उपचार और पुनर्प्राप्ति है। भारत के इस गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक संकट से निपटने के बहुपक्षीय प्रयासों के साथ गहराई से जुड़ती है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट।
संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1987 में स्थापित ये दिवस मादक पदार्थों के खिलाफ सामूहिक प्रयासों की तत्काल आवश्यकता की वार्षिक याद दिलाता है। वर्ष 2025 की थीम एक समग्र ढांचे की वकालत करती है, जिसमें तथ्य आधारित रोकथाम कार्यक्रम, सुलभ उपचार विकल्प और दीर्घकालिक पुनः प्राप्ति के लिए सहानुभूतिपूर्ण सहयोग शामिल है। ये थीम नशे की तस्करी और संगठित अपराध के बीच के गहरे संबंधों को भी उजागर करती है और ऐसे अवैध नेटवर्क को समाप्त करने के लिए मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल देती है। भारत में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित नशा मुक्त भारत अभियान को देशव्यापी स्तर पर उल्लेखनीय सफलता मिली है। ये अभियान देश के सभी जिलों में सक्रिय है और नशे के विरुद्ध एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। इसका उद्देश्य नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना है, विशेष रूप से युवाओं को शिक्षण संस्थानों और समुदायों के माध्यम से जोड़ना है। रिपोर्ट के मुताबिक इस अभियान के तहत अब तक देश भर में 15.78 करोड़ से अधिक लोगों को जागरूक किया जा चुका है, जिनमें बड़ी संख्या में युवा और महिलाएं शामिल हैं। 4.31 लाख से अधिक शिक्षण संस्थानों ने इस जागरूकता अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाई है। रणनीति में आपूर्ति नियंत्रण, मांग में कमी और चिकित्सा उपचार तथा पुनर्वास सेवाओं पर विशेष जोर दिया गया है। इस दिवस के उपलक्ष्य में सरकार ने 1 जून से 26 जून तक जागरूकता कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की है, जिसका समापन एक राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में होगा। इन पहलों में आध्यात्मिक एवं सामाजिक संगठनों को भी जोड़ा जा रहा है, ताकि अभियान की पहुंच और भागीदारी को व्यापक बनाया जा सके। साथ ही भारत में नशाग्रस्तों के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्र, आउटरीच और ड्रॉप इन केंद्र तथा व्यसन उपचार सुविधाओं का नेटवर्क भी लगातार मजबूत किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों के सेवन और अवैध तस्करी विरोधी दिवस राष्ट्रीय संकल्प को पुनः मजबूत करने का अवसर है। ये स्पष्ट करता है कि नशे की समस्या से निपटने के लिए एक समग्र, सहानुभूतिपूर्ण और समुदाय आधारित दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसे सख्त कानून व्यवस्था और स्थायी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा पूरित किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत न सिर्फ अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है, बल्कि एक अच्छे पड़ोसी होने का परिचय देते हुए इजराइल और ईरान में फंसे पड़ोसी देशों के नागरिकों की मदद भी कर रहा है। बुधवार को ईरान से 300 लोग दिल्ली पहुंचे, जिनमें 4 नेपाली नागरिक भी शामिल हैं। डीडी न्यूज संवाददाता विशाल बैरस्टो से खास बातचीत में नेपाली नागरिकों ने ईरान से सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार की प्रशंसा की। 300 लोगों की जो फ्लाइट आई है ईरान से, उसमें 4 नेपाली भी हैं और ये इसी फ्लाइट पर आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सागर पौडेल। सागर, कैसा लग रहा है आपको और ख़ास तौर से इंडियन गवर्नमेंट के बारे में क्या कहेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इंडियन गवर्नमेंट, डिप्लोमेटिक एम्बेसी, आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा बुद्धि विशाल। बताइए कि कैसे हालात है वहाँ पर और यहाँ पर आके कैसा लगा आपको? उधर तो बहुत बुरा हाल था उस टाइम, अभी तो थोड़ा अच्छा हो गया। बट इंडियन एम्बेसी ने बहुत हम लोग को मदद किया है, इसीलिए इधर आया। किस तरह से मदद की उन्होंने? मदद तो सब कुछ मदद किया, खाना बना उधर सब कुछ मदद किया, अच्छा किया सब कुछ। हमारे साथ एक लेडी भी हैं, थोड़ा आगे आ जाइए। इंडियन एम्बेसी ने किस तरह से मदद की आपकी? और इस बीच आपको बता दें कि नई दिल्ली से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल प्रेस वार्ता कर रहे हैं। सीधे वहां का रुख करते हैं। सुशासन जो हमने देखा है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि 11 साल में जो इस देश का प्रोग्रेस हुआ है, वो पिछले सालों में कभी नहीं हुआ। उससे भी ज़्यादा प्रोग्रेस इस दिनों में हमें दिखता है। हर तरह से जो हमारी आर्थिक व्यवस्था 2014 में 11वें नंबर पर थी, आज हम 5वें नंबर पे आए हैं और हम 4थे नंबर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये कभी हमने कल्पना भी नहीं की थी, उस तरह का एक काम हुआ है। अंतरिक्ष के अंदर भी चंद्रयान को सफलतापूर्वक वहाँ लैंड करवाने में जो हमारे साइंटिस्टों को प्रोत्साहित किया गया और सरकार की ओर से जो मदद की गई, उसकी वजह से ये भी एक बहुत बड़ा काम हुआ है। आप देखेंगे कि सर्वांगीण विकास की अगर बात होगी तो उसके अंदर महिला हो, युवा हो, हर सेक्टर के लोगों को, किसानों, सबको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। ये पहली सरकार है कि जिन्होंने 11 साल में सभी सेक्टर के लोगों को कुछ न कुछ देने की कोशिश की है और सफलतापूर्वक उसको दिया भी है। जो किसान, उनको आज तक उनके लिए स्पेशल कभी कोई योजना नहीं बनी थी।
पहली बार जो किसान को हम जगत का ताज कहते हैं, अन्नदाता कहते हैं, मगर वो लाचार था। अगर उसको छोटी भी उसकी आवश्यकता के लिए उसे नायब मामलतदार जैसे अधिकारी के पास भी हाथ फैलाना पड़ता था, अपनी लाचारी देनी पड़ती थी, अपनी अर्जी देनी पड़ती थी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि किसान अन्नदाता है, उसका सम्मान होना चाहिए, और इसीलिए बिना कोई एप्लीकेशन, बिना कोई लाचारी दिखाए सीधा उसके बैंक अकाउंट में हर साल 3 हफ्ते में 6,000 रुपया उसका जमा होने लगा, जो कभी उसने मांगा नहीं था। मगर उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने पहली बार किसानों के लिए सीधी ये योजना बनी है। हमें देखेंगे कि महिलाओं को भी बहुत सी परेशानियां थी। है गैस का कनेक्शन के लिए भी उन्हें सालों तक वेट करना पड़ता था। आज हम देख रहे हैं कि करीब करीब सभी महिलाओं को गैस का कनेक्शन मिला है, और उसके कारण जो धुआं का प्रॉब्लम होता था, और मैं उसके मजबूरियां नहीं गिनाता हूं, मगर एक कनेक्शन की वजह से उनका जीवन सुखद भी हुआ है। आप देख रहे होंगे कि युवाओं को नौकरी के बजाय वो स्टार्टअप शुरू करें, और स्टार्टअप के लिए सरकार की ओर से जो आर्थिक मदद हुई, उसके कारण 1 लाख जो स्टार्टअप बंद होने वाले थे, जो आर्थिक सहायता के कारण, उनको भी जीवनदान मिला। और आज पूरे दुनिया में 30वें नंबर पर हमारे युवा स्टार्टअप के द्वारा कुछ न कुछ नए प्रयोग करते हैं। वो काम भी उनको मिलता है और वो लोगों को काम भी दे रहे हैं, यानी नौकरी मांगने के बजाय नौकरी देने वाले ये युवा बने हैं। इसके वजह से उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है, और हमारे देश के युवाओं को ऐसा लगता है कि उनमें भी टैलेंट है, उसका उपयोग करने का मौका माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने दिया है। शिक्षा में शिक्षण नीति नहीं बनी, जो पुरानी चल रही थी वो आवश्यकता के अनुसार बदलने की आवश्यकता थी, वो समय से नहीं बदली गई थी। कई लोगों को, विद्यार्थियों को भी और बाकी लोगों को भी लगता था कि आज के युग में, आज के समय में शिक्षण नीति जो चल रही है वो बदलने की आवश्यकता है। तो सभी एक्सपर्ट को साथ में लेकर, सबको साथ में, सबका सजेशन लेते हुए उसके अंदर भी आवश्यक सभी चेंजेस करने के बाद एक नई शिक्षण नीति बहुत सालों के बाद वो भी आपको मिली है। मैं मानता हूं कि इंडस्ट्री का ग्रोथ हुआ, किसानों को ग्रोथ हुआ। उनको जो पहले खत नहीं मिलता था उसके लिए उनको लाइन में लगना पड़ता था, कई राज्यों के अंदर पुलिस गोलीबार तक करती थी, उनको पुलिस का डंडा भी खाना पड़ता था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन सब को, किसानों को समय सर उन्हें खाद मिल जाए और उन्हें कोई ज़्यादा पैसा ना देने पड़े, उसके लिए कई बार सब्सिडी की रकम में बढ़ाकर उनको एक अपना जीवन और निर्वाह कर सके, अपने किसानी में वो अच्छा उत्पादन कर सके, उसके लिए भी सहायता की है। आपने 11 साल के बारे में बहुत कुछ सुना है, मगर एक सुरक्षित भारत, ये भी इसी साल में हमारे विकास के साथ साथ सुरक्षित भारत की भी जो आवश्यकता थी वो भी बना है। आपने देखा होगा कि पहले कांग्रेस के समय के अंदर करीब उनके समय में 57 बड़े हमले हुए, उसके अंदर जो अटैक हुए उसके अंदर बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ, मगर हम सिर्फ विरोध करते थे, पाकिस्तान का नाम तक नहीं लेते थे और चुपचाप बैठ जाते थे। और देश के लोगों भी निराशा थी, उनको लगता था कि कुछ कर नहीं रहे, तो कोई अपेक्षा भी नहीं करते थे। मगर आपने देखा होगा कि पहला अटैक हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, दूसरा अटैक हुआ तो एयर स्ट्राइक हुई, और पहलगाम का जब तीसरा अटैक हुआ और वो अटैक का जो जवाब दिया गया, जो देश के लोगों की अपेक्षा थी उससे भी ज़्यादा जवाब दिया गया। अटैक का जवाब तो दिया, मगर साथ में तीनों अटैक की जो विशेषता रही कि पहला अटैक में 3 घंटे का टाइम तय हुआ था, 2.5 घंटे में ऑपरेशन खत्म हुआ, हमें कोई डैमेज नहीं हुआ। एयर स्ट्राइक में भी करीब 2 घंटे का टाइम हुआ था, वो भी 1.5 घंटे में खत्म हो गया, कोई नुकसान नहीं हुआ। और पहलगाम के जवाब में भी 30 मिनट का टाइम था, मगर 22 मिनट में पूरे पाकिस्तान को घुटनों पर बल ला दिया, और पूरी दुनिया ने देखा कि भारत अब जवाब दे सकता है। और जवाब भी कैसे दिया
कि हमारे ही देश में उत्पादित शस्त्र उसके द्वारा ही परफेक्ट निशान करते हुए जो किया, उसके अंदर एक और भी ध्यान में रखा गया कि कोई लोगों के ऊपर कोई उनको नुकसान ना हो, जहाँ लोग रहते हैं ऐसे एरिया में कोई मिसाइल ना पड़े, उसका भी ध्यान रखा गया। कोई सैनिकों के ऊपर भी हमला नहीं हुआ, क्योंकि उनको ये जवाब देना था आतंकवादियों के लिए, और आतंकवाद को ख़त्म करने का टारगेट लेकर जो चल रहे थे, उसी लिए उसी को टारगेट लेकर चले। उसके बाद भी पूरा आप देख रहे हो कि आज पूरी दुनिया ये देख रहे हैं कि भारत कितना शक्तिशाली हो गया है। अपने ही आयुध निर्माण के साथ उन्होंने शक्ति प्राप्त कर ली है। यानी हर तरफ से हम देखेंगे तो 11 साल के अंदर की इतनी सब विशेषताएं हैं, और इसी के कारण देश के लोगों में भी एक विश्वास भी बढ़ा है, सरकार के ऊपर भी विश्वास बढ़ा है। ये एनडीए की सरकार में जिस तरह से काम हुआ है उस लोग अभी देखते भी है और उसको स्वीकार भी करते हैं, और उनकी अपेक्षा भी बढ़ते जा रही है। इसी के साथ हमारे मंत्रालय के अंदर भी आप देखेंगे इतने सालों के अंदर, 11 सालों के अंदर कई चेंज आए। पहले जो 2 डिपार्टमेंट अलग अलग थे उन दोनों को एक किया गया, जल शक्ति मंत्रालय एक करके बनाया गया। उसके अंदर भी स्वच्छता के लिए जो पहली बार 11.5 करोड़ से ज़्यादा और टॉयलेट बने। पूरे देश में इतने सालों में लोगों के लिए टॉयलेट की व्यवस्था भी नहीं थी। अगर हम विकसित भारत बनाना चाहते हैं 2047 तक, और आज प्राथमिक जो आवश्यकता है लोगों के टॉयलेट की, अगर वो भी हम नहीं दे पा रहे तो विकसित भारत नहीं बन सकता। और उसी के कारण पहला टारगेट जो किया गया और जो पूरा भी किया गया, उसके अंदर भी अभी मॉडल टॉयलेट बना के उनके अंदर और सुविधा बढ़ाने की कोशिश भी हो रही है। उसके ऊपर भी बहुत अच्छा काम चल रहा है। जल जीवन मिशन में भी जैसे हर महिला को गैस का कनेक्शन मिला, उसी तरह हर घर में नल से जल देने की योजना बनी। और इसका फायदा क्या हुआ? 25 लाख महिला जो रोज पानी लेने के लिए जाती थी, उनका 2.5 करोड़ घंटा रोज का बचा, और उनको जाने आने में जो समय लगता था, उनको जो बोझ उठाना पड़ता था, उसमें से उसको मुक्ति मिली। वो जो पानी लाती थी उसकी कोई क्वालिटी वो जो चेक नहीं कर सकती थी। जो भी पानी उनको अवेलेबल था वो पानी लेते थे। पानी से ही सबसे ज़्यादा रोग होते हैं, उसके कारण रोग भी होते थे। मगर नल से जल देने से जो क्वालिटी पानी मिला, उसके कारण करीब 8 लाख करोड़ रुपए लोगों के जो खर्च होते थे दवाइयों के लिए, इंजेक्शन के लिए, वो भी उसके अंदर बचत हुई है। और ये अच्छा पानी मिलने के कारण करीब 4 लाख बच्चों की जान भी बचा पाए हैं। जो एसबीएम में भी वही हुआ, स्वच्छता में भी 3 लाख बच्चे जो डायरिया में, वो हर साल करीब 60,000 बच्चे की मौत होती थी। वैसे पहले ही 5 साल के अंदर 3 लाख बच्चों की जान बचा पाए। WHO का रिपोर्ट है, ये मोदी साहब की सरकार का रिपोर्ट नहीं है, कोई थर्ड पार्टी ने जिसकी विश्वसनीयता है, जो पूरे दुनिया के सभी देशों के ये सर्वे करने के बाद उनके फिगर आते हैं, उसके अंदर इन्होंने ये सब फिगर दिए हुए हैं। तो महिलाओं के लिए भी ये काम बहुत बड़ा काम हुआ। उसके कारण सभी की जो तंदुरुस्ती में दवाइयाँ का खर्च होता था, बिन जरूरी दवाइयाँ शरीर में जाती थी, उनके कारण अनेक प्रकार के रिएक्शन आने के या कुछ नुकसान होने की संभावना थी। मनुष्य शरीर के लिए वो अनावश्यकता ऐसी दवाएं जो जाती थी वो भी बंद हो गई। आज जल जीवन मिशन में हम अभी तक जो 12 करोड़ प्लस 3 करोड़ ऐसे 15 करोड़ तक पहुंचे हैं। 4 करोड़ घरों में और पानी देने का बाकी है, वो काम भी चल रहा है, और 28 तक वो काम भी पूरा करने के लिए हमें माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से पूरा सपोर्ट मिल रहा है। और इस बार भी करीब पूरे हमारे मंत्रालय को 99.501 करोड़ रुपया जो ग्रांट मिला है, ये आज तक का सबसे ज़्यादा ये ग्रांट हमें इस बार भी मिली है। जल जीवन मिशन के लिए भी उसके अंदर 67,000 करोड़ वो उसके लिए आवंटित किया गया है। तो भी एक बहुत बड़ा काम इसके अंदर भी चल रहा है। नमामि गंगा के जरिए भी आप देखेंगे कि गंगा की हालत क्या थी। आज धीरे धीरे नदी की हालत चेंज हो रही है। आज पानी नहाने जैसा हो गया है, आने वाले दिनों में पीने जैसा हो जाए,
उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। उसके ऊपर एसटीपी लगा है, एसटीपी चल भी रहे हैं, उसका मॉनिटरिंग भी हो रहा है। अब कुंभ के अंदर भी करोड़ों लोग आए, फिर भी आप देखेंगे उनको जो ठीक पानी मिलने की जो आवश्यकता थी, वो राज्य सरकार के साथ मिलकर हमारे मंत्रालय के अधिकारियों ने पूरी कोशिश की और सफलतापूर्वक वो काम भी वो कर पाए हैं। हम हर सेक्टर में जो भी काम है, जैसे डैम है, डैम सेफ्टी 1 बनाया है, उसके द्वारा भी डैम को अगर कोई मेंटेनेंस की आवश्यकता है समय पर वो हो जाए, उसके भी चिंता हम कर रहे हैं, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। एक सबसे बड़ा काम जो अभी हुआ था वो था जल संचय जन भागीदारी से जन आंदोलन में परिवर्तित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने एक आह्वान किया था। 6 सितंबर 2024 को उन्होंने वर्चुअली आह्वान जब किया था, उसके बाद करीब 8 महीने के अंदर अभी तक हमने 31 मई तक 27,42,000 ये स्ट्रक्चर खड़े किए थे और आज तक हमने करीब 32 लाख स्ट्रक्चर ये खड़े किए हैं। इसमें छोटे भी स्ट्रक्चर है, बड़े भी है, और इसके द्वारा बहुत जो पानी संचय करने के लिए जो हमारे पास बारिश होती है करीब 4,000 BCM, हमारी आवश्यकता है 1120 BCM की। हम विकसित भारत तक जाएंगे तो हमारे पास 1180 BCM की आवश्यकता रहेगी। मगर हम आज जो जल संचय कर सकते हैं, हमारी जो कैपेसिटी है वो सिर्फ सब मिलाकर 750 BCM की ही है। उसके अंदर हमारे पास करीब जो 6,500 अलग अलग छोटे बड़े डैम हैं वो भी आ जाते हैं, उनकी कैरिंग कैपेसिटी भी सिर्फ 250 BCM है, उसको मिला के 750 BCM की है। और डैम बनाने में 25 साल लगते हैं, 25,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा लगता है। और जो बड़ी नदियों पे डैम बनना चाहिए वो बन भी गए या बन भी रहे हैं, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा नदियाँ भी नहीं बची कि उसके ऊपर हम बड़ा डैम बना पाएंगे। और इसीलिए ये जल संचय के लिए अगर हम जमीन में पानी उतारते हैं तो उससे बहुत बड़ा फायदा होगा। चीन और अमेरिका ये दोनों मिलाकर जो पानी जमीन से खींचते हैं उससे भी कई गुना ज़्यादा पानी हमारे देश में हम हर साल खींच रहे हैं, मगर हम उसके अंदर कोई डिपॉजिट नहीं करते हैं। उसके कारण जल स्तर नीचे चला गया है, पानी की क्वालिटी बिगड़ रही है। इस बार जब 32 लाख स्ट्रक्चर बने और जहाँ जहाँ बारिश हुई है वहाँ उसका परिणाम तुरंत भी देखने को मिला है। और इसको हमारा टारगेट था कि 31 मार्च 2026 तक 50 लाख स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, मगर हमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने अभी काउंसिल की मीटिंग में हमें कहा है कि मनरेगा से भी इसके अंदर कोई फंड अलॉट करेंगे, और उसके कारण हमें और मजबूताई के साथ हम बहुत ज़्यादा काम कर पाएंगे और हम बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर भी उसके अंदर खड़े कर पाएंगे, जिसके कारण हमारी आवश्यकता पूर्ण होगी। जल संचय जो डैम बनते हैं तो कैनाल से पानी जाता है तो कहाँ तक जाके रुक जाता है, जो अगल बगल के जो फार्मर है उनको ही फायदा होता है, वही किसानों को फायदा होता है। मगर हम गांव में जो पानी बह कर निकलता है उसको खड्डे में, खड्डे से नाले में, नाले से नदी में, नदी से दरिया में जाता है, उसको अगर हम वही खड्डे में रोक ले, उसको ज़मीन में उतार देते हैं तो गांव के कुएं, गांव के बोरिंग में उसका पानी जल स्तर ऊपर आ जाता है। जो खेतों में भी हम बोर भी करते हैं और 4x4x6 का एक खड्डा करके एक सोर्स बनाते हैं, तो 1 बीघा में उसका एक बारिश में 3-4 लाख लीटर पानी वो ज़मीन में उतर जाता है। अगर ज़मीन ज़्यादा है, ज़मीन ज़्यादा खड्डे कर लेंगे तो और ज़्यादा पानी ज़मीन में उतरेंगे। जो बनासकांठा जिला है, जो 150 डार्क जोन के जिले, उसमें से सबसे बड़ा जिला ये बनासकांठा गुजरात का है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको ये साल और अगले बारिश तक हम उसको डार्क जोन से बाहर निकाल देंगे। ये किसानों ने वहाँ पर साथ में मिलकर उन्होंने 28,000 स्ट्रक्चर, आधा पैसा उन्होंने खुद सहयोग किया और आधा पैसा डेयरी ने किया। उस तरह से वो स्ट्रक्चर बन रहे, 20,000 स्ट्रक्चर बन गए हैं। और अभी मुझे तो कल बताया गया था कि 35,000 स्ट्रक्चर का टारगेट उन्होंने बढ़ा लिया है। तो ये जन भागीदारी के साथ जन आंदोलन में ये जो पूरा जल संचय का अभियान जो मोदी साहब ने आह्वान किया था वो आगे बढ़ा है। ये एक ऐसे प्रधानमंत्री है कि उनकी एक बात पर, एक आवाज़ पर लोग पूरा विश्वास करके उनके साथ जुड़ जाते हैं। उसका ये परिणाम है, क्योंकि आज हमारे मंत्रालय ने इसके अंदर आज तक 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है और फिर भी इतना बड़ा काम देश में हुआ है और चल भी रहा है और चलता भी रहेगा।
तो ये हमारे मंत्रालय के द्वारा भी जो कुछ काम किए थे वो भी मैंने आपके सामने रखे हैं। 11 साल की उपलब्धियाँ, उसमें से कुछ पॉइंट मैंने आपके सामने रखे हैं, क्योंकि वो हैमरिंग होता रहेगा, रिपीट होते रहे होंगे आपके पास, इसके लिए मैंने आपका टाइम उस पर नहीं लिया। मगर 11 साल के काम, विकास के, सेवा की प्रवृत्ति करने के कारण ही देश के अंदर एक अच्छा सुखदमय वातावरण बना है। न कोई हल्ला है, न कोई गुल्ला है, कोई जगह पर कोई आंदोलन नहीं चल रहा है, क्योंकि सबको अपने अपने सेक्टर में जो चाहिए वो समय पर उसको उपलब्ध हो, इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से राज्यों का सहयोग करते हुए ये काम आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अभी हम प्रश्न लेंगे जिसके उत्तर हम मंत्री जी देंगे। तो सबसे पहले नंबर 2 नंबर, माइक लीजिए। पाटिल साहब, मेरा सवाल आपसे सिंधु जल को लेकर के, जो पाकिस्तान के साथ भारत ने जो सिंधु जल समझौता रद्द किया है, और इसको लेकर के भारत सरकार की क्या तैयारियां है? क्या सिंधु जल से इस समय पाकिस्तान को पानी छोड़ा जा रहा है, और छोड़ा जा रहा है तो इसको हम कब तक पूरी तरह से रोकने में कामयाब हो जाएंगे, और इस समझौते को कब तक रद्द माना जाएगा? आप जल मंत्रालय के मंत्री के साथ बात कर रहे हो और भारत सरकार का प्रश्न पूछ रहे हो। जो भारत सरकार ने निर्णय किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया है कि ये जल संधि जो थी उसको एविडेंस पे रख दिया गया है। अभी उसके ऊपर कुछ भी हो नहीं रहा है, मगर पहले भी आपको बताया गया था कि कोई अच्छा होगा, देश को फायदा होगा। थैंक यू सर। 236 अपना और नाम और परिचय जरूर दें। सर सुनील सर बोल रहा हूँ, लोक भारती पेपर से। आपने पानी तो सबको दिया, हर घर जल वगैरह, तो जल स्तर जो गिर रही है उसके लिए सरकारी स्तर पे क्या हो रहा है? प्राइवेट पे तो आपने बताया।